बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की गुफ्तगू थोड़ी डिफरेंट किस्म की है, मुख्तलिफ मामलात हैं उन पर मैंने बात करनी है। पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात, कुछ एंटरटेनमेंट की न्यूज़ हैं और कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके आगे जो आगे मतलब उनकी जो एक प्लान या मनसूबा बंदी जो तैयार हो रही है, हल्की फुल्की उस पर बात करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर IMF का वफ्द इस वक्त आ चुका है, तशरीफ़ ला चुका है, ठीक है। तो उनका बड़ा भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया गया। आपको पता होगा कि वो पाकिस्तान में अब अगली किस्त देने के लिए मुज़ाकरात करने आए हैं। अच्छा, वो पैसे देने नहीं आए हैं, वो मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं कि क्या आप इस काबिल हो कि हम आपको मज़ीद भीख दें। वो भीख मांगने का खैर हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो हम ले ही लेंगे। उन्होंने कुछ टारगेट्स हमें दिए थे, कुछ अचीवमेंट्स थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये आप कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपको अगले 71 करोड़ डॉलर, ये बेसिकली जो हमें पेमेंट मिलनी है ये 71 करोड़ डॉलर है, टोटल 71 करोड़ डॉलर। तो उन्होंने कहा था आप कर लें तो हम आपको दे देंगे। वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। तो उम्मीद ये है कि वो पैसे जो है पाकिस्तान को मिल जाएंगे। कौम के लिए खुशखबरी है, आपको मजीद कर्ज मिल रहा है, नई भीख आ रही है, खैरात और मिल गई है और कुछ दिन और आपके जो बड़े हैं उनके माशाल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। तो लेकिन इस पर एक स्पेशली जो बात है वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि IMF हमें उम्मीद है कि हमें 71 करोड़ डॉलर की जो अगली किस्त है वो तो हमें दे देगी, लेकिन हमने बात उनसे ये करनी है कि हमें कुछ इजाफी फंड्स दिए जाएं। इजाफी फंड्स का मतलब है कि कुछ मजीद नई भीख हमें दी जाए। ये थोड़े पैसे हैं भाई, मतलब वो बखारियाँ हम जो कहते हैं कि अगर हमें 100 रुपये का नोट दे तो हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, बच्चा भी अस्पताल में है, अम्मा का गुर्दा भी फेल हो चुका है, वैसे भी टांग टूटी हुई है और काम तो कर नहीं सकते, तो मेहरबानी करें अगर आप 50 और दे देंगे तो मुझे आज शाम का रोटी मेरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये अल्लाह माफ़ करे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के प्रोफेशनल लोगों का तरीका होता है। तो हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब उन्होंने कहा है कि IMF से हम इजाफी फ़ंड मांगेंगे। किस लिए मांगेंगे? कहते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं उसका 75% तो हमें मिलते ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं होता। कहाँ जाता है भाई वो 75%? वो फरमा रहे हैं कि इसका 75% जो हमारा है वो कर्ज में और सूद की अदायगियों में ये चला जाता है। यानी जो आपने कर्ज ले रखे हैं आपने रिटर्न करने होते हैं, उसके ऊपर जो सूद होता है वो आपने रिटर्न करना होता है, उसमें आपका 75% रेवेन्यू चला जाता है। अच्छा, एक थोड़ी सी ना पहली बात तो ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब ये खबर है, खबरें देने के लिए बड़े लोग बैठे हैं, खबर तो हमें वो भी दे देंगे। आप तो हमें ये बताएं सोल्यूशन क्या है इसका। ये तो न्यूज़ हुई ना कि हमारा इतना रेवेन्यू 75%, अफसोस की बात है कि वो हमारा उधर चला जाता है, कर्जों में और सूद में चला जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपने हमें दे दी है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप लोगों को हमने, या आप लोगों को अगर इलेक्ट या सिलेक्ट किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है कि आप इसका सोल्यूशन निकालें। अफसोस की बात नहीं है वैसे कि हमारा रेवेन्यू एक ऐसा मुल्क, ज़री मुल्क है, हमारे यहाँ वसाइल में हमारे पास क्या कमी है उस डिटेल में हम नहीं जाते, बड़ी चीज़ें भरी पड़ी हैं। मैं अपने आप गिनवाऊँ आपको क्या क्या इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है। इसके बावजूद भी हमारे कमाने वाले हाथ थोड़े हैं, हमारे करोड़ों लोग बाहर से हमें रेवेन्यू भेज रहे हैं, जो रेमेडी हमारी तरफ आ जाती है। हम मतलब क्या क्या चीज़ है जिसकी कमी है? इसके बावजूद भी 75% रेवेन्यू हमारा इन चीज़ों में चला जाता है। तो फिर अफसोस की बात है, हमसे गए गुजरे निकम्मे नखट्टू और वो मुल्क भी हैं, वो पत्नी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम अभी इधर के इधर ही खड़े हुए हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि हुक्मरानों की अय्याशियाँ बंद कर दें तो रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें हो जाएगा। और कुछ नहीं तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि आपका 25% उधर जाएगा, 50% आप कम से कम बचा लेंगे अगर आप अय्याशियाँ, हुक्मरानियाँ, फजूलियात, ये चीज़ें ख़त्म करें, सिस्टमेटिक कर दें चीज़ें, तो ये भी हो जाएगा। एनीवे, आपने खबर दी, आपका बहुत शुक्रिया। अगली बात यह है कि दूसरी जो चीज़ स्पेशली मैंने आज करनी थी डिस्कस, अफ़गान बाशिंदे जो हैं उन्हें पाकिस्तान से वापस भेजा जा रहा है और उस पर मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज शुरू हो गए। एहतजाज अफ़गानी कर रहे हैं, वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो एहतजाज शुरू कर रहे हैं। ये बात उन्हें समझानी चाहिए स्पेशली अफ़गानी भाइयों को कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ कोई आज का रिलेशन नहीं है, ये सदियों पुराना ताल्लुक है। कोई हम अगर अपनी पूरी की पूरी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के ले आएँ तो कोई आज से थोड़ी है। हम कहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू कर, उससे भी पीछे चले जाएँ। तो हमने मिल के, आपने हमने मिल के इस पूरे खिते पे हुकूमत की, हम एक ही मज़हब से बिलोंग करते हैं, एक ही हमारी ईमान है, अकायद हमारे एक है, तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ चीज़ों को, रूल एंड रेगुलेशन को देख के चलना चाहिए। आपका एहतजाज बनता नहीं है कि ये जा रहा है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को लीगलाइज करें या आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं। इस पर एहतजाज नहीं बनता। आप अगर अफगानिस्तान के जो लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, जो लोग मिडल ईस्ट में बैठे हैं, आप लाखों रुपए के काम में लगा के मिडल ईस्ट में बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी तो आप बैठे हैं। तो आप ये नहीं करना चाहिए। आप, पाकिस्तान आपका पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान आपका ब्रदर हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने 50 साल होने वाले हैं, कहाँ 80 की वो जंग थी और अब 2023 आ गया, 40 साल सुपर टाइम गुजर गया। हमने इतना सा मेज़बानी की है
सिर्फ भाई चारे पे की है। तो आज अगर हम ये कह रहे हैं कि आप वापस जाना चाहिए, हमारे अपने हालात ख़राब हैं और आपने रहना तो वीज़ा लेके विगत से रहे, तो ये इस पर एहतजाज नहीं बनता। तो खैर ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। तमाम अफगान बाशिंदे को कहा यह जा रहा है कि आलमोस्ट वो 20 लाख के करीब है, इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। या तो वो वीज़े लें, अपना कारोबार कंटिन्यू रखें, या फिर वापस जाएँ पाकिस्तान से और फिर दोबारा वीज़े लेके बेशक आ जाएँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर एहतजाज नहीं बनता। एक और बात आपको पता चला होगा कि इज़राइल जो है वो अपनी दहशत, अपनी वहशत, अपनी दरिंदगी और अपनी बौखलाहट में वो सारी हदें पार कर चुका है। उसकी पूरी डिटेल तो मैं नहीं कहता, एक अफसोसनाक और तकलीफ दे बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि लास्ट नाइट उन्होंने एक अटैक किया है, और ये अटैक उन्होंने पनाह गुज़ीन जो हैं उनके कैंप्स पर किया है। भाई वो नहीं है, फ्रीडम फाइटर भी वो नहीं है। आप जिन पर हमला कर रहे हैं, आप दुनिया को, इजराइल अपना क्या मुंह दिखाने जा रहा है? वो नहीं है फ्रीडम फाइटर, वो बेचारे पनाह गुज़ीन हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वो आपसे लड़ भी नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें माफ़ी दी जाए, हमें कुछ ना कहा जाए, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हमें ना छेड़ा जाए। तो पनाह गुज़ीन मासूम बच्चे, आपने 20 के करीब मासूम बच्चे मारे गए हैं, 70 के करीब टोटल अफराद उसमें शहीद हो गए हैं। आपने कोई तकरीबन 300-350 लोग ज़ख्मी कर दिए हैं। टोटल सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है कि इजराइल ने तकरीबन इस वक्त तक फ़िलिस्तीन के 10,000 लोग शहीद कर दिए। एक महीना नहीं हुआ जंग में, 10,000 लोग शहीद हो गए हैं और 23,000 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े वो जो इत्तेहादी ममालिक थे, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं इसको दहशतगर्दी कह रहे? आप अफगानिस्तान में जो पूरे 20-25 साल लगा के आपने जो सारा कुछ वो किया था, वो किस लिए था? दहशतगर्दी की। अब क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया जाता कि ये इजराइल दहशतगर्द मुल्क है या यहूदी दहशतगर्द हैं? तो आज कम अज़ कम इतना तो कर दें, आपकी ज़ुबानें क्यों लड़के? मुसलमान ममालिक की बेइज्जती भी खैर अपनी जगह पे, उस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एनीवे ये सिचुएशन ये हो चुकी है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन जो है वो रो रहा है, वो जल रहा है, मर रहे हैं लोग, गरीब मासूम बच्चे, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। तो इस वक्त सिचुएशन ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस इज़राइल को कुछ हिदायत दे और उन लोगों को हिम्मत दे, उन ममालिक को हिम्मत दे, ताकतवर ममालिक को, वो इज़राइल और जैसे दरिंदे को रोकें। और कम अज़ कम अगर वो इस तरह नहीं रोक सकते तो कुछ तो ऐसा करें ना कि इज़राइल अपने जुल्म और बर्बरियत से बाज आ जाए। तो एनीवे इज़राइल की जुल्म दहशतगर्दी अभी तक जारी है। तीसरी चीज़ आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब उन्होंने केस की समाअत किया है, फैज़ाबाद धरना केस पे। मैंने कल एक पूरी वीडियो की थी, लेकिन वो जो कि स्पेसिफिक मेरा टॉपिक था डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से। लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि फैज़ाबाद धरना का मास्टरमाइंड कौन था। मतलब वो कल की समाअत में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, तो वो मैं एक चीज़ अभी ऐड कर रहा हूँ उसमें कि उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। सर आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आपकी बड़ी इज्जत है, यकीन करें आपका मनसब बड़ा एहतराम करना ही पड़ता है। तो सर आपको नहीं पता मास्टरमाइंड कौन था? आप हिम्मत है तो हाथ डालें, छोड़ें क्या? मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जनरल फैज़ हमीद उसका मास्टरमाइंड था, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? तो जनरल फैज़ हमीद इधर ही बैठा है, आप हाथ डाल लें, आप पता करें, पूछें, बुलाएं अदालत में कि भाई हमें लगता है आप मास्टरमाइंड थे। इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह मुशर्रफ के बारे में यही जमात नून लीग जिसकी सपोर्ट आजकल की जा रही है, ये हो जा रही है, जनरल मुशर्रफ को जो उन्होंने बिगाड़ दिया वही उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का भी बिगाड़ना है। शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। देखो, बस कर दो, कहानियाँ बंद कराओ, रोशन करेंगे। 35 साल में जो अंधेरे आपने फैलाए हैं वही आप रोशन करेंगे। अब इन कहानियों से बाज आ जाए। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से मैंने लास्ट में इसलिए रखा कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी जो है वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। ICC रैंकिंग में उन्होंने अचानक जंप की और पहली पोजीशन पे चले गए। और अब ये गुड न्यूज़ होगी है कि पाकिस्तान में 2 नंबर 1 पोजीशन है। दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, नंबर 1 बल्लेबाज वो भी हमारे पास है, और दुनिया का बेहतरीन बॉलर वो भी हमारे पास है, नंबर 1 बॉलर वो भी हमारे पास है। और टीम इस वक्त दों और बददों के दरमियान फंसी हुई है। अल्लाह करे वो मर जाए, अल्लाह करे हम ठीक रहें, अल्लाह करे हमें मच्छर भी ना लड़े, और अल्लाह करे उनका एक्सीडेंट हो जाए तो इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में वहाँ से फिर हार के हम घर आ जाएंगे। तो सिचुएशन ये है इस वक्त कि पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है। अच्छा, हमजा शहबाज सर ने एक इसमें स्टेटमेंट दी है, मैं वो ऐड करता चलूँ। उन्होंने कहा है कि इस वक्त टीम को मोटिवेशन की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है, टीम को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम करना चाहता है ना तो उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, चलने देना चाहिए। रिजीम चेंज प्रोसेस तो आपको याद ही होगा। आप कोशिश करें, सियासत पर तवज्जो दें, क्रिकेट आप रहने ही दें। तो एनीवे, शाहीन अफरीदी साहब आपको पता है, मैंने बताया कि टॉप पर चले गए। और पाकिस्तान की सिचुएशन ये है इस वक्त कि न्यूजीलैंड के साथ अगर पाकिस्तान मैच खेलते हुए 82 रन्स के साथ अगर वो जीतता है, यानी आपकी जीत का जो मार्जिन होता है वो 82, आप चलें इसको एक मार्जिन में रख लें 82, वैसे कम से कम 80 से 85 रन के दरमियान आपको जीतना ज़रूरी है आपका।
اور اگر آپ کی سیکنڈ بیٹنگ ہوتی ہے تو سیکنڈ بیٹنگ کے اندر پھر یہ ضروری ہے کہ آپ 35 اوورز کے اندر جو بھی آپ کو ٹارگٹ دیا جائے وہ اچیو کریں. یہ وہ واحد صورت ہے جس کے بعد پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا نگہبان ہو. پاکستان ٹیم کے لیے بہرحال دعا ضرور کیجیے گا. اللہ پاک ہماری ٹیم کو بہتر نتائج کے ساتھ واپس پاکستان میں لائے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وسلام.